नमस्कार, स्वागत है आपका 9 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अनंतनाग मुठभेड़ में लश्कर आतंकी जुनैद भट्ट समेत 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी नेताओं की सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव से मुलाकात। कांग्रेस ने कहा नहीं बताया गया नाम। एसपी, बीएसपी और अन्य द्रमुक नेताओं से भी की चर्चा। बैंक खाते के लिए आधार अब अनिवार्य। 31 दिसंबर तक देना होगा आधार नंबर। 50,000 या ज्यादा के लेन देन के लिए भी जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द किया क्यूबा समझौता। फिर से यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध। गणतंत्र और आर्थिक सुधार लाने पर जोर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रणय और श्रीकांत। जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों से मुकाबला आज। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने ओलंपिक चैंपियन को दी शिकस्त। बुलेटिन की शुरुआत दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी से। अनंतनाग के बिजबेहारा इलाके में सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान में लश्कर आतंकी जुनैद भट्ट समेत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस इलाके में कल आतंकियों की ओर से घात लगाकर किए गए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। अच्छा बल इलाके में पुलिस दल की ड्यूटी से लौटते वक्त आतंकियों ने घात लगाकर उन पर हमला बोला और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें ये पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इनमें एक सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार भी थे। उधर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कल पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इस गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया था। दार्जिलिंग बंद का आज 6वां दिन है। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेना और अर्धसैनिक बल शांति कायम करने के लिए सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। अलग गोरखालैंड के लिए हो रहे आंदोलन से पश्चिम बंगाल सरकार के लिए संकट गहराता जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वो दार्जिलिंग में जल्द से जल्द हालात सामान्य बनाए। बंद की वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दार्जिलिंग में अभी कई पर्यटक फंसे हुए हैं। पुलिस और सुरक्षाकर्मी को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं पर पुलिस के छापों के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया है। और इसी बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर और दार्जिलिंग की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग में स्थिति पर काबू करने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को भेजने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से वहां की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, जिसकी वजह से केंद्र ने अर्धसैनिक बलों को भेजने के फैसले पर रोक लगा दी है। दार्जिलिंग में स्थिति सामान्य करने के लिए 1000 अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जवान भेजे गए हैं, जिनमें 200 महिला सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। दार्जिलिंग में बांग्ला भाषा और अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने इलाके में सेना की तैनाती की है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के मकसद से गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल मुलाकात की। बीजेपी के दोनों नेताओं ने सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई सांसद डी राजा और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से भी इस बारे में चर्चा की। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने जेडीयू नेता शरद यादव, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय से भी बातचीत की। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आम सहमति बनाने के मद्देनजर सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम नहीं सुझाया गया है। सरकार मिलने आई थी, सरकार कंसल्ट करने आई थी, सरकार सहयोग मांगने आई थी, लेकिन नाम के बगैर सहयोग किसको दें? सहयोग तो नाम को दिया जाता है, पार्टी को तो सहयोग दिया नहीं जा सकता। इसके बाद राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। We think in the present context, a person who occupies the office of the President of India must be a person of impeccable secular credentials and must be a person who can safeguard and uphold the constitutional values of the Indian Republic. बीजेपी अब तक कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, टीडीपी, सीपीएम से बातचीत की पहल कर चुकी है। कांग्रेस लेफ्ट और एनसीपी समेत 9 विपक्षी दलों के समूह ने कहा है कि एनडीए का उम्मीदवार तय होने के बाद वो फैसला करेंगे। इस बीच एआईएडीएमके के अम्मा गुट ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 28 जून है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। राष्ट्रपति बेंगलुरु के मेट्रो के पहले फेज के अंतिम चरण की परियोजना को समर्पित करेंगे। बेंगलुरु में आधुनिक मेट्रो सेवा की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। इसके विस्तार पर भी काम चल रहा है। यहाँ 2 लाइन पर करीब 32 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो सेवा में कुल 30 स्टेशन हैं। इस खंड का परिचालन शुरू होने के बाद मेट्रो का 42 किलोमीटर लंबा पहला चरण पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति उडुपी में बीआरएस स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। केरल के कोच्चि मेट्रो को आज से व्यावसायिक संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मेट्रो को औपचारिक उद्घाटन करने के बाद इसमें सफर भी करेंगे। कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। 13 किलोमीटर में ये मेट्रो 11 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। कोच्चि मेट्रो की शुरुआत 2012 में हुई थी। इसका अनुमानित लागत मूल्य करीब 5,000 करोड़ रुपए था। वहीं कोच्चि मेट्रो का किराया 15 से 30 रुपए के बीच होगा। भारत दक्षिण कोरिया के साथ और बेहतर संबंध चाहता है और इसके लिए वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मून जे इन के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मून के विशेष दूत दोंगची चांग से कल दिल्ली में मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति मून से मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्र के अलावा रक्षा क्षेत्रों में भी बढ़ते आपसी सहयोग पर जोर दिया है। दक्षिण कोरिया विकास में भारत का एक अहम भागीदार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सरकार को कथित गौरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार की तरफ से खरीदे गए गाय और बछड़ों पर बाड़मेर के कथित गौरक्षकों ने हमला किया था। मंत्रालय ने इसी घटना के बाबत कार्रवाई की बात कही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मंदसौर की घटना के खिलाफ कल किसानों का गुस्सा देश भर में दिखाई दिया। कई राज्यों में 3 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय समन्वय समिति के बैनर तले दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक हुई। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों का कर्ज माफ करे और उपज का लाभकारी मूल्य मिले। इसके लिए 6 जुलाई से मंदसौर से यात्रा शुरू होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को किसान सड़कों पर उतरे। 3 घंटे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम का हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में असर दिखा। 19 तारीख को फिर राष्ट्रीय किसान महासंघ की मीटिंग दिल्ली के अंदर होगी, जिसके अंदर आगे देश में इस आंदोलन को कैसे सिरे चढ़ाया जाए, कैसे किसानों की बात मनवाई जाए, उसके ऊपर फिर चर्चा हो। उधर जोधपुर में किसानों ने प्याज को सड़कों पर बिखेर कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इधर 20 राज्यों के किसान नेता शुक्रवार को दिल्ली में जुटे। बैठक में देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने का खाका तैयार किया गया। फिलहाल लड़ाई 2 मुद्दों पर होगी। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार देश भर के किसानों का कर्ज माफ करे और उपज का लाभकारी मूल्य मिले। तो हम लोगों ने केवल सरकार के लिए 2 बिंदु रखे हैं और 2 बिंदु वैसे बिंदु हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद वो अपनी मोहर लगाई है उसके ऊपर, क्योंकि देश का किसान बहुत क्लियर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस
प्रॉफिट के बिना अब नहीं लेंगे। दूसरा मुद्दा जो है वो है कर्जा माफी का। बैठक में 6 जुलाई को मंदसौर से यात्रा शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जो 2 अक्टूबर को चंपारण में खत्म होगा। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति बनाई गई है, जो बड़े फैसले लेगी। इस समिति में जितने भी संगठन आए हैं, उनमें से हर संगठन का एक प्रतिनिधि होगा, और जो संगठन और जुड़ेंगे उनका भी एक एक प्रतिनिधि होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा होगी, जिसमें सब बुनियादी निर्णय लिए जाएंगे। Today all for join together, yeah. We will fight for our right. It is the democracy country. We have the right to fight. फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। सरकारों से ठोस मदद नहीं मिलने के बाद अब किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं। साथ ही आंदोलन का दायरा भी राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। पंचानन मिश्रा के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। इधर महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 10,000 रुपये की फौरी मदद के लिए शर्तों के साथ अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि खरीफ की बुआई के लिए 10,000 की तुरंत मदद केवल उन किसानों को मिलेगी जो पूरी तरह कृषि पर ही निर्भर हैं और उनकी आय का दूसरा जरिया नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे मीडिया में किसानों की कवरेज की। किसान खबर तब है जब वो आत्मदाह कर लेता है। किसान खबर तब है जब वहां जातीय दंगे होते हैं गांव में। किसान एक ऐसा विषय है जिसपे आपको अपने काम को, मीडिया को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो एजेंडा तय कर रहा है और उसके पास एजेंडा है नहीं। आखिर ये मुद्दे कौन से थे जिनके नाते आज पूरा देश का किसान आंदोलित है? देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी। आजादी के दीवाने भगत सिंह ने नौजवानों को सिखाया, देश के लिए जरूरी हो तो जान पर खेल जाओ, मगर बेवजह किसी का खून ना बहाओ। क्रांति की नई इबारत लिखने वाले भगत सिंह ने कहा, बम और बंदूक नहीं, विचार लाते हैं इनकलाब। इंसान मरते हैं, विचार रह जाते हैं। जो देश के लिए जीते हैं, मरकर अमर हो जाते हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने अबू सलेम और मुस्तफ़ा दोसा समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुंबई धमाकों के आरोप में अबू सलेम और दूसरे लोगों पर हथियार मुंबई पहुंचाने और साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। कोर्ट ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। टाडा कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई धमाकों के आरोप में अबू सलेम और मुस्तफ़ा दोसा को दोषी करार दिया। दोसा पर साजिश रचने का आरोप साबित हुआ है। सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार लाने का दोष सिद्ध हुआ है। इनके अलावा 4 और आरोपी दोषी पाए गए। इनमें करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट शामिल हैं। दोषियों पर देश के खिलाफ युद्ध करने का आरोप साबित नहीं हो पाया। पहली जो कंस्पायरेटरी मीटिंग हुई थी दुबई में, वो मुस्तफ़ा डोसा के भाई मोहम्मद डोसा के घर पे हुई। दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, एजाज पठान और बाकी के बहुत सारे बॉम्बे के गैंगस्टर्स थे, जिन्होंने वहां पे ये कंस्पिरेसी हैच की थी कि बॉम्बे में हम लोग आर्म्स और एम्युनिशंस भेजेंगे, बॉम्ब्स भेजेंगे, जो RDX भेजेंगे और उसके साथ में बम ब्लास्ट करेंगे। कोर्ट ने अब्दुल कय्यूम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। ये फैसला 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे हिस्से का है।
दोषी करार दिए गए आरोपियों को मुख्य मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मामले में 100 दोषियों को सजा हुई थी, 23 आरोपी बरी हो गए थे। अबू सलेम पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित हुआ था। सोमवार से सजा पर बहस शुरू हो सकती है। पीड़ित अब दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े दोषियों को भारत लाने की मांग कर रहे हैं। याकूब मेमन को जैसे फांसी दी गई थी, वैसे दाऊद इब्राहिम को भी भारत में लाके उन पे भी जब ये कार्रवाई होगी तभी हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इनमें 257 लोगों की जान गई थी, 713 लोग घायल हुए थे। 27 करोड़ रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन धमाकों में पहली बार बड़े पैमाने पर आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुदुचेरी विधानसभा ने वी नारायणसामी सरकार के एक प्रस्ताव को पारित कर और अधिकार देने की बात कही है। उपराज्यपाल किरण बेदी पर अंकुश लगाने के मकसद से ये प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में सरकार को व्यापक अधिकार दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि इस प्रस्ताव का विपक्षी AINRC के 2 सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। नारायणसामी ने उपराज्यपाल के क्षेत्रों का दौरा करने, राजनिवास में अधिकारियों से मुलाकात करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें करने और सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेजने पर गहरी आपत्ति जताई। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद JC दिवाकर रेड्डी पर सभी प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों ने प्रतिबंध लगा दिया है। विस्तारा, गो एयर और एयर एशिया ने उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जबकि इंडिगो, स्पाइस जेट एयरवेज और एयर इंडिया ने गुरुवार को ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कार्रवाई विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर दिवाकर रेड्डी की तरफ से हंगामा किए जाने के बाद की गई है। दरअसल रेड्डी को इंडिगो एयरलाइंस ने दिल्ली से पहुंचने के बाद जहाज़ में नहीं चढ़ने दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారంగానే 45 నిమిషాల ముందర క్లోజ్ కావాలి కౌంటర్. సో అది చెప్పాను. థర్డ్ ఎంపైర్ చూస్తున్నారు, CCTV కెమెరా ఉంది, టైమింగ్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది. సో అది టైమింగ్స్ రికార్డ్ చేసింది, చెప్పింది ఉంది. ఆ కారు వచ్చేవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు, వారి నిర్ణయం తీసుకోండి. दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल CBI ने टॉक टू AK कार्यक्रम मामले में पूछताछ की। CBI की टीम मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर पहुंची। जुलाई 2016 में हुए कार्यक्रम का करीब 1 करोड़ रुपए का ठेका एक PR कंपनी को देने में गड़बड़ी का आरोप पर सवाल पूछे गए। मनीष सिसोदिया के पास वित्त मंत्रालय और प्रचार विभाग का भी जिम्मा है। इससे पहले CBI ने जनवरी में दिल्ली सरकार के प्रचार विभाग में छापा मारा था। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ को छापा करार दिया है। पार्टी का आरोप है कि BJP विपक्ष को खत्म करना चाहती है। अब बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 50,000 या उससे ज्यादा का लेन देन करने पर भी आधार नंबर बताना होगा। केंद्र सरकार ने कल ये फैसला किया। खाता धारकों को इस दिसंबर तक आधार नंबर बैंक को देना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो खाता अवैध हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को उठाना पड़ेगा। भारत अफगानिस्तान के बीच मालवाहक हवाई कॉरिडोर जल्द शुरू होने जा रहा है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना है। ये पहली हवाई सेवा अफगानिस्तान के विमान कंपनी एरिना एयरलाइंस शुरू करेगी। पाकिस्तान की ओर से भारत और अफगानिस्तान के बीच ज़मीनी रास्ता देने से इनकार के बाद ये कदम उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये विमान भी दूसरे विमानों की तरह पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर ही गुजरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत से कुलभूषण जाधव मामले में 13 सितंबर तक पूरा जवाब देने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक पक्ष रखने का समय दिया गया है। 18 मई को सुनवाई के दौरान ICJ ने पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने पर रोक लगा दी थी। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 41 देशों को वित्तीय खातों की सीधी जानकारी देने वाली संधि को मंजूरी दे दी है। इससे काले धन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। इसे अगले साल से लागू करने की योजना भी है।
साल 2019 में पहली बार जानकारियां साझा की जाएंगी। स्विट्जरलैंड इस बात की पड़ताल भी करेगा कि करार वाले देशों में गोपनीयता और आंकड़ों को सुरक्षित रखने की कितनी पुख्ता व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था ECOSOC में भारत ने लगातार दूसरी बार जीत की। चुनाव में भारत को एशिया प्रशांत श्रेणी में जापान के बाद सबसे ज़्यादा 183 वोट मिले। ECOSOC की 18 रिक्तियों को भरने के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों का 3 साल का कार्यकाल इस साल ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान इस बार जीतने में सफल नहीं रहा। एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की भारतीय विशेषज्ञ नीरू चड्ढा को समुद्री कानूनों पर फैसला देने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के 21 सदस्यीय पैनल में बतौर जज नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 9 साल का होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्यूबा के साथ समझौते रद्द कर दिए हैं। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ फिर से यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। 2 साल पहले बराक ओबामा प्रशासन ने क्यूबा और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली की थी। ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्यूबा देश में गणतंत्र और आर्थिक सुधार लाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। जुलाई 2015 में अमेरिका और क्यूबा 54 साल के विरोध को छोड़ 1961 में बंद हुए दूतावास दोबारा खोलने पर राजी हुए थे। फिदेल कास्त्रो की अगुवाई में हुई क्रांति के 2 साल बाद दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए थे और अमेरिका ने क्यूबा से किसी भी तरह के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। The previous administration's easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट निधन हो गया है। 87 साल के कोल 1982 से 1998 तक जर्मनी के चांसलर रहे। उन्होंने ही जर्मनी को फिर से एक करने की आधारशिला रखी थी। वो जर्मनी में सबसे लंबे समय तक चांसलर रहे। शीत युद्ध के आखिरी दौर में वो दुनिया के सबसे चहेते नेताओं में से एक थे। उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कराने के लिए फादर ऑफ रीयूनिफिकेशन की संज्ञा उन्हें दी जाती है। साथ ही शीत युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से खात्मे के लिए भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कोल के निधन पर दुनिया भर के देशों ने गहरा दुख जताया है। बात खेल की। HS प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणय ने जकार्ता में पुरुष एकल वर्ग क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन चीन के चेन लॉन्ग को 21-18, 16-21, 21-19 से शिकस्त देकर बड़ी जीत दर्ज की। उधर किदाम्बी श्रीकांत ने भी चीनी ताइपे के चू वेईवांग को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। आज होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी सोन वान से और प्रणय का सामना जापान के काजुमासा सकाई से होगा। दक्षिणी पश्चिम मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। भागलपुर और आसपास के जिलों में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। अगले 3-4 दिनों में मानसून समूचे बिहार में सक्रिय हो जाएगा। 4 दिनों के भीतर समूचे बिहार में मानसून की बारिश होने के आसार हैं। इधर दिल्ली में भी आज सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो मानसून की फुहारें अब धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी हैं। बिहार में मानसून आ चुका है और अगले कुछ दिनों में बिहार में मानसून की बारिशें होने की संभावना है। इधर पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश की खबरें मिली हैं। शिमला में भी बारिश हुई है और दिल्ली में भी आज सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। और चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर से। अनंतनाग मुठभेड़ में लश्कर आतंकी जुनैद मठ समेत 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक।
राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी नेताओं की सोनिया गांधी और सीपीएम महासचिव से मुलाकात। कांग्रेस ने कहा नहीं बताया गया नाम। एसपी, बीएसपी और अन्ना द्रमुक नेताओं से भी चर्चा। बैंक खाते के लिए आधार अब अनिवार्य। 31 दिसंबर तक देना होगा आधार नंबर। 50,000 या ज्यादा के लेन देन के लिए भी जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द किया क्यूबा समझौता। फिर से यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध। गणतंत्र और आर्थिक सुधार लाने पर जोर। इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रणय और श्रीकांत। जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों से मुकाबला आज। क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने ओलंपिक चैंपियन को दी शिकस्त। और आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।